जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। शोध अभिवृत्ति की कक्षा के अंतर्गत आज की इस कक्षा में हम शोध की विशेषताएं और शोध की विशेषताओं में उसकी जो सामान्यीकरण की विशेषता है और तार्किकता है, इन विशेषताओं पर हम आपसे आज परिचर्चा करेंगे। सामान्यीकरण पर, तार्किकता पर और अनुभवात्मक आधारित संकल्पना पर। ये 3 बिंदुओं पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके पूर्व में हमने यथार्थता समझी थी और शोध की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमें यथार्थता के लिए शुद्धता, बौद्धिकता, स्पष्टता, ज्ञानात्मकता, प्रतिरूपता, सूक्ष्मता और प्रासंगिकता, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी कि शोध में अगर हमें यथार्थता लाना है तो शोध की यथार्थता के लिए हमें शोध को शुद्ध, परिशुद्ध करना होगा। उसमें बौद्धिकता, विवेक की आवश्यकता पड़ेगी और शोध में स्पष्टता होना चाहिए, चाहे वह वाक्य की स्पष्टता हो अथवा व्याकरण की स्पष्टता हो, शब्दों की स्पष्टता हो, अर्थ और प्रसंग की स्पष्टता हो। ज्ञानात्मकता उसमें होना अनिवार्य है। यथार्थता अगर आपको शोध के अंतर्गत लाना है तो उसमें आपके लिए ज्ञानात्मकता अनिवार्य है। सूक्ष्मता, शोध में सूक्ष्मता का होना भी अनिवार्य है। प्रतिरूपता, जो जैसा है वैसा ही कहना। प्रासंगिकता, आप किस संदर्भ में, किस प्रसंग में बात करना चाह रहे हैं तो उस विषय में आपको लिखना होगा जिससे आप शोध कार्य में यथार्थता आएगी। तो जो आज हमने भी आपको लक्षण बतलाए हैं, इन लक्षणों में हम अगर देखते हैं तो हमारे लिए शोध में यथार्थता, एक्यूरेसी का होना अनिवार्य है। आइए अब हम चर्चा करें आपसे सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जो होता है इसमें सामान्यीकरण से तात्पर्य, क्योंकि प्रत्येक शोध का मूल उद्देश्य सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना है, होता है। और शोध के इन लक्षणों का वर्णन 2 स्तरों पर किया जाता है। जैसे कि शोध में समष्टि सामान्यतः छोटे भाग पर होती है, लेकिन इसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जा सकता है। निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा को समान स्थितियों में सत्य माना जाता है। इसमें कार्य करण संबंध की महत्ता, किसकी? कार्य और करण की। कार्य और कारण, देखिए कार्य और कारण से तात्पर्य ये है कि अनुसंधान में कार्य कारण संबंधों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है जो किसी भी घटना के पीछे कार्य कारण संबंधों को ढूंढता है। देखिए कार्य कारण का संबंध प्राचीन काल से रहा है और कार्य कारण संबंधों में हम कार्य किस लिए कर रहे हैं? जैसे आप शोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शोध। तो क्या कारण है इसके पीछे? कि आपको डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री। और आपको उस डिग्री से करने के बाद में आपको नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नौकरी भी। तो कार्य क्या कर रहे हो? पीएचडी। और पीएचडी करने का कारण क्या है? पीएचडी करने का क्या प्रभाव है? तो कार्य कारण में हमें क्या होता है, इस बात को आप समझ लें, ठीक है। कि कार्य कारण का जो संबंध है इसमें ये एक या अधिक चीजें किसी अन्य चीज के परिणाम स्वरूप घटती हैं।
कारण एक उत्प्रेरक है, एक मकसद है, एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। तो एक कारण का प्रभाव उसको उकसाता है। और हम अगर इसको देखें, कारण का जो अर्थ है, कारण ही कुछ घटित होता है, जो हुआ उसका असर हुआ। अब अगर मौसम में कार्य कारण में अगर हम संबंध में समझें, जैसे आप शोध कर रहे हैं, तो शोध करने का कार्य हो रहा है, और कारण क्या है, इस बात को समझना है कि कारण क्या है। और आप एकलव्य विश्वविद्यालय से ही क्यों कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। आप इन्हीं निर्देशक के अंडर में ही पीएचडी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो कार्य आप जो कर रहे हैं, उस कार्य के करने के पीछे का जो कारण है, वो कारण हमें स्पष्ट करना है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के इस विश्वविद्यालय से ही पीएचडी क्यों कर रहे हैं, यहाँ से ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं, शोध कार्य क्यों कर रहे हैं। अब इस विभाग से कर रहे हैं, अब उस विभाग में बहुत सारे शिक्षक प्राध्यापक हैं, लेकिन आप जिन प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। यह बात जो कार्य कारण संबंध है, जैसे सांख्य दर्शन में भी यही कार्य कारण संबंध की बात की जाए, या कार्य और कारण संबंध। जैसे दीपक है तो प्रकाश है, कार्य और कारण, ये हमें कार्य कारण संबंध को बतलाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कार्य और कारण के संबंध के विषय में। तो कार्य और कारण में ये आपको माइंड लगाना है कि कार्य कारण आखिर है क्या, और इसका प्रभाव वाक्यों पर कैसे पड़ता है। भाई, इसका प्रभाव वाक्यों पर कैसे पड़ता है। जैसे कार्य और कारण में हम अगर समझें, तो हम अगर देखते हैं, संज्ञा एक घटना जो किसी पिछली घटना के बाद आती है, उसके कारण होते हैं। जैसे बीमारी है, आपका स्वास्थ्य है, तो आप स्वास्थ्य में आपके बीमार होने के कारण का सबसे पहले पता लगाया जाता है। क्या सबसे पहले पता लगाया जाता है कि लक्षण क्या है इनका, क्योंकि कारण से ही में जो कार्य हो रहा है वर्तमान में, उसका पता चलता है, वर्तमान का पता चलता है, और भूत का पता चलता है, और भविष्य में क्या होगा। तो ये सारी चीजें कार्य कारण संबंध से हमें पता लगती है। अब इसमें हम और देखते हैं कि कार्य कारण संबंध में अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। अनुसंधान समस्या के साथ शुरू होकर समस्या के साथ ही समाप्त होती है, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्यों है चक्रीय प्रक्रिया, क्योंकि समस्या के साथ तो शुरू होती है, लेकिन समस्या के साथ ही समाप्त होती है। ये बात हमें जानना अनिवार्य है कि ये समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ समाप्त होती है। लेकिन अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है। जो पूर्व में समस्या आई थी, उस समस्या का समाधान इसके अंतर्गत खोजा गया, लेकिन क्या हुआ है, समाधान तो उस समय का था,
उसके अतिरिक्त भी समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन उत्पन्न समस्याओं का समाधान हमें खोजना होता है। जब तक हम समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये शोध चलता रहता है। क्या? यह शोध कार्य चलता रहता है। तो ये एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया है, कार्य कारण संबंध है। सामान्यीकरण तभी हो सकता है जब सामान्यतया हमें कार्य का पता हो, कारण का पता हो, समस्या का ज्ञान हो, समस्या का प्रतिभास हो, तब आप उस विषय का सामान्यीकरण कर पाएंगे। जन सामान्य के लिए भी वह कार्यकारी सिद्ध होगा। इसलिए शोध में सामान्यीकरण की बात कही जाती है। ये जो सामान्यीकरण है, इस सामान्यीकरण में हमारे लिए जो कार्य करना होता है वह है कि विषय का भी सामान्यीकरण होना चाहिए। विषय का जैसे जैसे आप सामान्यीकरण करेंगे, वैसे ही आपके शोध को सारे लोग पढ़ेंगे। भाषा जटिल ना हो, समस्या का समाधान जटिलता से जरूर मिले, लेकिन वह समाधान भी सरल, तो ही सामान्यीकरण हो पाता। ठीक है ना? अब हम बात करें तार्किकता की। ये अगली विशेषता है। अनुसंधान तार्किकता को विशेष महत्व देता है, जिसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक संकल्पनाओं की को विशेष महत्व दिया जाता है। तो अनुसंधान तार्किकता को विशेष महत्व देता है, जिसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक संकल्पनाओं की को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों के साथ साथ तार्किकता का महत्व अनुसंधान में अधिक है। अब देखो, लॉजिकल, इसको हम लॉजिक बोलते हैं, क्योंकि अनुसंधान में कई लॉजिक लगते हैं। आगमनात्मक लॉजिक लगेंगे, निगमनात्मक लॉजिक लगेंगे। तो आगमन पद्धति और निगमन पद्धति, इन दोनों पद्धतियों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि निगमनात्मक पद्धति में जो मुख्य है शोध के अंतर्गत, और जिसमें शोधार्थी प्रयोग करता है कि निगमनात्मक पद्धति का, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे आप देखिए, ये मेरे पास बॉटल, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये चश्मा है। अब आप देखिएगा कि हमें स्थूल से सूक्ष्म कैसे बढ़ना। अब आप देखें, स्थूल हमें दिखाई दे रहा है कि ये चश्मा है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें दो स्टिक लगी हुई है, डंडियां लगी हुई हैं, दो इसमें कांच लगे हुए हैं। ये हो गया स्थूल ऊपर का आकार जो हमें द्रष्टव्य है, दिखाई दे रहा है। ये हो गया स्थूल ज्ञान। अब सूक्ष्म ज्ञान, ये फ्रेम जो बना हुआ है, ये प्लास्टिक का है या मेटल का है या अन्य धातुओं का है, एक बार ये सूक्ष्मता से। अब धातु में किस धातु का बना है, कितने ग्राम धातु का इसमें खर्च या व्यय हुआ है। अब इसमें देखिए, ये जो कांच लगे हुए, मैं आपको केवल उदाहरण के स्वरूप फलस्वरूप समझा रहा हूं। इसमें जो कांच लगे हैं, अब देखिए चश्मा भी कई प्रकार के लगते हैं, जैसे कि सिरदर्द का चश्मा, नेत्र पीड़ा का चश्मा, सिर दर्द का चश्मा और नेत्र पीड़ा का चश्मा। तो सिर दर्द के चश्मे
और नेत्र पीड़ा के चश्मे में, चाहे वह दूरदृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, तो उन सबका विचार करना। अब इस पर लेंस माइनस वाला है या प्लस वाला है या 0.5 है या इसका नंबर क्या है, ये सूक्ष्म विश्लेषण हो गया। ठीक है, किसका? चश्मे। अब और हमें देखना है तो दृष्टि है कि दूरदृष्टि है, ये सारी बातें आप स्थूल से सूक्ष्मता वाले बिंदु की ओर में देख सकते। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि हमने अभी ऊपर चर्चा की सामान्यीकरण। अब अगर कई बार ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं होती हैं, आभूषण है, धातुएं हैं, भौगोलिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, अथवा वैज्ञानिक विमर्श है, इनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्या। जैसे मैथमेटिकल रिसर्च हो गई, सोशल साइंस की रिसर्च हो गई, तो इनमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है कि वैशिष्ट तो हम प्रकट कर ही रहे हैं, लेकिन सामान्य परिचय देना भी अनिवार्य है। जैसे किसी ग्रंथ के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उस ग्रंथ का आप विशिष्ट परिचय तो दें ही, लेकिन उसके पहले सामान्य परिचय भी आप तैयार करें, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये है अगला लॉजिक, निगमनात्मक। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, और इस इंफॉर्मेशन में भी अब आपको क्या करना है। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ये चश्मा है। क्या ज्ञात हो गया? कि ये चश्मा है। अब ज्ञात हो गया। अब अज्ञात तत्व क्या है? जैसे मैंने आपको बताया बॉटल, क्या बताई? बॉटल। अब ये ज्ञात हो रहा है ना कि ये बॉटल है, इसमें बढ़िया कुंदा लगा हुआ है, लेकिन ये बॉटल में ज्ञात हमें ये पता नहीं है कि इसमें गन्ने का रस भरा है, ठंडा पानी भरा है, गर्म पानी भरा है, या दूध भरा है। ऐसा कौन सा द्रव पदार्थ इसमें पेय पदार्थ भरा है? तो ये ज्ञात है हमें। क्या? बॉटल का स्वरूप हमें पता है, लेकिन अज्ञात वस्तु हमें पता ही नहीं है। अब इसमें कहाँ का पानी भरा है? क्या? कहाँ का पानी भरा है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम देखें, अगला बिंदु है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये बात भी हमें समझनी है कि मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। क्या पता करना होगा कि मूर्त क्या है और सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। और अमूर्त क्या है। इस बात को हमें जानना होगा कि मूर्त पदार्थ क्या है और अमूर्त पदार्थ क्या है। अब जैसे कि मूर्ति कला की हम बात करें, चित्रकला की बात करें, तो कुछ मूर्तिक चीजें हैं और कुछ अमूर्तिक चीजें हैं। कई बार हमें, जैसे आप मधुबनी आर्ट पर काम कर रहे हैं अविनाश जी, जैसे कि आप मधुबनी आर्ट पर काम जी कर सर। रहे हैं, उनमें कुछ मूर्तिक और कुछ अमूर्तिक चीजों पर आपको ध्यान करना पड़ेगा कि हमें जी सर। प्राप्त क्या था उस फील्ड में, उस क्षेत्र में हमें क्या प्राप्त था। अब कुछ अमूर्तिक चीजें भी हैं जो मूर्तिमान तो नहीं है, उनके चित्र आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन हमें उस फील्ड पर जा करके उन लोगों से संपर्क करना होगा कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के भित्ति चित्र हैं,
तो वो तो मूर्तिक में आ गया जो चित्र में है। अब अमूर्तिक क्या है? जो वहां के पुराने लोग हैं, जो उस कला को सहेज करके रखे हैं या उस कला को आज भी प्रयोग कर रहे हैं, वो सबके प्रकाश में नहीं आ पा रहा। यही तो रिसर्च करना है मूर्तिक और अमूर्तिक की। मुख्य रूप से तार्किक में तर्क में क्या होता है? तर्क में लोग तब आपकी बात मानते हैं, जब आपकी बात सुनते हैं, जब आपके तर्क में दम होता है, जब आपके तर्क का आप प्रमाण अच्छे से, जैसे सतर्क शब्द बना है, तो सतर्क शब्द कैसे बना? भाई तर्क सहित है, जो तर्क से सहित है वो सतर्क है। कैसा है? तर्क से सहित है वो सतर्क है। तो सतर्क आपको रखना होगा। मूर्तिक, अमूर्तिक, प्राप्त, अप्राप्त, प्राप्त से अप्राप्त की ओर बढ़ना होगा। कुछ वस्तुएं, कुछ कलाएं, कुछ चित्र आपको प्राप्त है, लेकिन अप्राप्त वस्तु तक भी पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप अप्राप्त वस्तु तक नहीं पहुंचेंगे, आप प्राप्त का ज्ञान आपको नहीं होगा, या आप प्राप्त के बारे में आपको किसी के द्वारा अगर नहीं बताया गया, तो होता क्या है, कुछ रास्ते हमें स्वयं खोजना होते हैं या स्वयं बनाना होते हैं। जैसे कि आपके बिहार झारखंड के एक दशरथ मांझी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, जिन्होंने जी सर। पहाड़ को खोद करके रास्ता बनाया था। हाँ दशरथ हाँ, पहाड़ मांझी। को खोद करके उन्होंने। तो जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो उनके लिए नाश्ता पानी, स्वल्पाहार, पानी आदि लाया करती थी। तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब देहांत हुआ दशरथ मांझी की पत्नी का, तो वो भी किसके कारण हुआ? रोड नहीं होने के कारण, यातायात की व्यवस्था ना होने के कारण। तो उन्होंने नया रास्ता बना दिया कि भाई मुझे तो पत्नी का वियोग सहन करना पड़ा, किसके कारण? इस पहाड़ के कारण। तो उन्होंने पहाड़ को ही अपनी दृढ़ संकल्प की शक्ति से चीर करके, काट करके रख दिया। तो प्राप्त से अप्राप्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या करना? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सब जो है, ये निगमनात्मक पद्धति है। कौन सी पद्धति? निगमनात्मक। तो इसके विपरीत आगमनात्मक में क्या होगा? सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त। ये तर्क आपको देना पड़ेंगे, तब आपका थीसिस, आपकी पीएचडी, आपका शोध कार्य विशिष्ट बनेगा। ठीक है ना? तो विशिष्टता, शोध कार्य में विशिष्टता लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना? अब हम बात करें अनुभवना भवात्मक आधारित संकल्पना। अब अनुभवात्मक आधारित संकल्पना से तात्पर्य है शोध प्रत्यक्षीकरण तथा अवलोकनात्मक सिद्धांतों पर जो आधारित होता है, क्योंकि शोध में इसका अनुभव वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से ये शोध कार्य में अनुभवों पर आधारित संकल्पना बनानी चाहिए। अनुभव आधारित संकल्पना से तात्पर्य है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें आप बार बार क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं?
प्रयोग करते हैं तो अनुभवनात्मक शोध परिकल्पना में आपके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार अवलोकन करना होगा, पुनरावलोकन करना होगा, जिससे अनुभव के आधार पर आप संकल्पना का निर्माण कर सकें। क्योंकि या तो आप अनुभवी व्यक्तियों के पास जाएं या फिर आप रास्ता चल करके अनुभव को प्राप्त करें। अनुभव दो प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, या तो आप स्वयं तय करें उस रास्ते, और अगर आपको उसका अनुभव नहीं है तो आप उस व्यक्ति से मिलें, उस व्यक्ति से चर्चा करें जो उस फील्ड का अनुभव रखता हो। ठीक है ना? जैसे कि एक अनपढ़ व्यक्ति से आप पढ़ाई का अनुभव पूछें तो क्या वो पढ़ाई का अनुभव दे पाएगा क्या? अर्थात नहीं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से आप उसके फील्ड से संबंधित जो भी ज्ञान आप उनसे पूछेंगे तो निश्चिततः आपको अनुभव मिलेगा। या तो ज्ञानियों की संगत कर लें, तब आपको अनुभव मिलेगा, अथवा ज्ञान के मार्ग पर स्वयं चले तब अनुभव प्राप्त। अनुभव प्राप्त करने के ये दो ही तरीके हैं। एक तो स्वयं पुरुषार्थ करें, स्वयं ज्ञानी बनने का प्रयास करें, और अगर आपको अगर अनुभव थोड़ी जल्दी ग्रहण करना है तो आपको अनुभवी व्यक्ति से अनुभव लेने में झिझकना नहीं चाहिए। ये तार्किकता की बात है और अनुभवात्मक आधारित संकल्पना की बात है। और अनुभव के आधार पर आप जो संकल्पना करेंगे, शोध का जो आप चयन करेंगे, सो निश्चिततः आपके लिए शोध का मार्ग सरल हो जाए। तो इस प्रकार से हमने आज जाना अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, आगमन और निगमन पद्धति, जिसमें तार्किकता, जिसमें स्थूल से सूक्ष्म, निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति में स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। और आगमनात्मक पद्धति में आप देख लीजिएगा, सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात और अमूर्त से मूर्त। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। फिर सामान्यीकरण को आपने समझा, और इसके पूर्व आपने यथार्थता को जाना था। इसमें शुद्धता, बौद्धिकता, स्पष्टता, प्रतीक रूपता, सूक्ष्मता और प्रासंगिकता, ये यथार्थता के गुण है। ठीक है? अब हम देखें कि वैधता। मैंने आपको कारण भी बताए थे वैधता के, जिसमें भयाक्रांतता नहीं होना चाहिए, भावात्मकता भी नहीं होना चाहिए लेखन कार्य में, तब तक वैधता नहीं आती है कि जब तक भयाक्रांतता, भावात्मकता, दबाव, अनियमितता, शोध परियोजना की शुद्धता और पूर्व शोध का शोधार्थी को ज्ञान न हो। इसके पहले विश्वसनीयता की हमने बात की थी। शोध में प्रामाणिकता होना चाहिए, मौलिकता विषय की हो, ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, उपयोग और विश्लेषण, इन चार बातों का ध्यान रखें। शोध में वर्णित जो विषय है वो परिशुद्धता प्राप्त हो, और शोध अधिगम, जिसके अंतर्गत अध्ययन, अंतःक्रिया, मार्गदर्शन, चरित्र, संकल्प शक्ति, मूल्यांकन की प्रणाली, इस बात पर हमें ध्यान रखना होगा।
फिर इसके बाद आती है निश्चयात्मकता, जिसमें संधान बोध, निश्चिंतता से आत्मविश्वास, आश्वासन, सुनिश्चितता, वास्तविकता, नियोजन, सहज अवबोध, पर्याप्तता और साक्षात्कार, इन बिंदुओं पर चर्चा करना पड़े। वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता और महत्व में उचित रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों की प्राप्ति करना, सत्यापन के लिए, फिर नए अनुसंधान संभावना के लिए, वैज्ञानिकता के लिए, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के लिए, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए, भावात्मक प्रभाव से बचे, नैतिक प्रभाव से बचे, एक रूपता का अभाव रखे, मौलिक तथ्यों पर प्रभाव, निष्पक्ष निष्कर्ष की प्राप्ति, अनुसंधानकर्ता का स्वार्थ, समाज का दर्शन का प्रभाव और शोध की शीघ्रता। ये वस्तुनिष्ठता वाली बात हमने आप लोगों से की है कि अगर शोध में इतने सभी गुण हैं तो शोध कार्य आपका आगे बढ़ जाएगा। चलिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।